संसद के मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर केंद्र सरकार आज तमाम राजनीतिक दलों से राय मशविरा करेगी। मानसून सत्र 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। संसद के इस सत्र में खाद्य सुरक्षा अध्यादेश समेत कई अहम विधेयक पेश होने हैं। लिहाजा संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने इन विधेयकों पर विपक्षी दलों की राय जानने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता सुशील कुमार शिंदे और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला और पवन सिंह घटोबार भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि 5 अगस्त से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान महज 16 दिन ही कामकाजी होंगे, जबकि सरकार के सामने 100 से भी ज्यादा विधेयक पारित कराने की चुनौती है। हालांकि मानसून सत्र में सरकार की प्राथमिकता सूची में खाद्य सुरक्षा अध्यादेश सबसे ऊपर है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज तेलंगाना पर चर्चा होने के आसार बेहद कम है। गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी के मुताबिक आज की कैबिनेट बैठक के लिए तेलंगाना मसले पर कोई नोट तैयार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें तेलंगाना राज्य के गठन पर मुहर लगने की संभावना थी। इससे पहले यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी और कांग्रेस कार्य समिति आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के गठन पर मुहर लगा चुकी है। उधर राज्य बंटवारे के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और सीमांत इलाके के कांग्रेसी नेताओं ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह की किरण रेड्डी सरकार में इन इलाकों के तमाम मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने आज रायलसीमा और सीमांत इलाके के मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। गुजरात बीजेपी के मुताबिक मोदी वैसे तो पार्टी की बैठक में शिरकत करने पहुंच रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी है कि मोदी बीजेपी आरएसएस समन्वय समिति की बैठक में शरीक होने दिल्ली आ रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की ये बैठक बीजेपी नेता श्रीपाद नाइक के एक लोधी रोड आवास पर होने की संभावना है। बीजेपी की चुनाव अभियान समिति के मुखिया बनाए जाने के बाद मोदी इससे पहले कई दफे दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। उधर लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गोपीनाथ मुंडे ने बुधवार को गांधीनगर में मोदी से मुलाकात की। मुंडे और मोदी की मुलाकात गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। दोनों नेताओं ने तकरीबन 2 घंटे तक तमाम सियासी मुद्दों पर गुफ्तगू की। महंगाई के बोझ से करा रही जनता को तेल कंपनियों ने जोर का झटका धीरे से दिया है। बुधवार आधी रात से पेट्रोल 70 पैसे और डीजल 50 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिर रही कीमतों का असर अब आपकी जेब पर भी पड़ने लगा है। तेल कंपनियों ने घाटे के नाम पर बुधवार आधी रात से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। बढ़ी हुई दर के मुताबिक पेट्रोल के दाम में जहां 70 पैसे का इजाफा किया गया है, वहीं डीजल भी 50 पैसे महंगा हो गया है। रुपए की गिरती कीमतों के चलते पिछले 3 महीने में 6 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। वहीं पिछले 3 महीने में पेट्रोल 8 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 70 रुपए 44 पैसे की जगह 71 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 77 रुपए 73 पैसे की जगह अब 78 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 77 रुपए 76 पैसे की जगह अब 78 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 73 रुपए 60 पैसे की जगह अब 74 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में राज्यसभा सांसद कनिमोझी की याचिका पर सुनवाई होगी। डीएमके नेता कनिमोझी ने देश की सबसे बड़ी अदालत से 2G घोटाले में अपने खिलाफ सभी आरोपों को रद्द करने की गुजारिश की है। गौरतलब है कि डीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी 2G घोटाले में तिहाड़ जेल की भी हवा खा चुके हैं और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। कनिमोझी हाल ही में राज्यसभा के लिए दूसरी बार सांसद चुनी गई हैं। वहीं 2G घोटाले मामले में विशेष अदालत के समन के खिलाफ रिलायंस कम्युनिकेशन के मालिक अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2G घोटाले की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने अनिल और टीना को बतौर गवाह 22 और 23 अगस्त को अदालत में हाजिरी लगाने का हुक्म दिया है। केंद्र सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियम कायदों में छूट दे सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में यूपी सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल के लिए एफडीआई नियमों में छूट देने के बाबत कोई फैसला ले सकती है, ताकि इस क्षेत्र में किसी पहले विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो सके। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली कैबिनेट बैठक में मल्टी ब्रांड रिटेल समेत तकरीबन दर्जन भर क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों में छूट के बाबत फैसला लिया जा सकता है। वैसे सरकार 10 महीने पहले ही मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% विदेशी निवेश की इजाजत दे चुकी है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में एक भी विदेशी निवेश के प्रस्ताव नहीं मिले हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल की नामी ग्रामी कंपनियां मसलन वॉलमार्ट, टेस्को और कैरिफोर भारत सरकार से निवेश के नियमों को लचीला बनाने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुंबई में तमाम बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगी। ममता के इस दौरे का मकसद उद्योगपतियों को पश्चिम बंगाल में निवेश का न्योता देना है। ममता के मुंबई दौरे में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी, वित्त मंत्री अमित मित्रा, आवास और युवा मामलों के मंत्री अरूप विश्वास और मुख्य सचिव संजय मित्रा भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम और उद्योगपतियों की इस बैठक में कॉर्पोरेट क्षेत्र के कई दिग्गज शिरकत करेंगे। इस बैठक में संजय बुधिया, करण पाल और आईटीसी चेयरमैन वाईसी देवेश्वर सरीखे उद्योगपतियों के मौजूद रहने के आसार हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री और दूसरे कई कॉर्पोरेट दिग्गजों को भी न्योता भेजा है।
मशहूर स्तंभकार और उपन्यासकार शोभा डे ने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने पर ट्वीट क्या किया कि राजनीतिक हलकों में हंगामा शुरू हो गया। शिवसेना, बीजेपी, एमएनएस और एनसीपी सभी पार्टियों ने शोभा डे पर एक साथ हमला बोल दिया। शिवसेना नेता संजय राउत तो इतने खफा हो गए कि शोभा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग तक की है। वहीं एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने भी शोभा के खिलाफ बेहद तल्ख टिप्पणी की है। राज ठाकरे ने शोभा पर निजी टिप्पणी करते हुए कहा कि अलग राज्य बनाना तलाक पाने की तरह आसान नहीं है। दरअसल शोभा डे ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र और मुंबई क्यों नहीं, मुंबई हमेशा से अपनी अलग पहचान रखती आई है, इसलिए इस खेल की भी संभावनाएं अनंत है। हालांकि विवाद बढ़ता देख शोभा डे ने सफाई पेश करते हुए अपने ट्वीट को व्यंग्यात्मक टिप्पणी करार दिया। उत्तराखंड में कुदरत के सबसे बड़े कहर से लोग अभी उभर ही रहे थे कि प्रकृति ने बचाव कार्य में लगे एक एसडीएम को अपना शिकार बना लिया। अल्मोड़ा के एसडीएम अजय अरोड़ा पिछले कई दिनों से गुप्त काशी में राहत कार्यों में जुटे हुए थे। अरोड़ा को बुधवार को केदारनाथ का जायजा लेने के लिए भेजा गया। वो केदारनाथ पहुंचे ही थे कि मंदाकिनी नदी ने मंदिर के दोनों ओर से बहना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक धारा पर बने लकड़ी के पुल को अरोड़ा पार कर रहे थे। इसी बीच उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में गिर गए। इससे पहले कि वहाँ मौजूद लोग उन्हें बचा पाते, अजय अरोड़ा नदी की तेज धार में बह गए। देश की नई विदेश सचिव सुजाता सिंह आज अपना कार्यभार संभालेंगी। रंजन बताई कि रिटायर होने के बाद सुजाता देश की नई विदेश सचिव के पद पर नियुक्त हुई हैं। देश की नई विदेश सचिव सुजाता सिंह जर्मनी में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। 59 साल की सुजाता साल 1976 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। सुजाता अगले ही साल जुलाई में रिटायर होने वाली थी, लेकिन अब उनके कार्यकाल में 2 साल का इजाफा हो गया है। चोकिला अय्यर और निरुपमा राव के बाद सुजाता विदेश सचिव बनने वाली तीसरी महिला हैं। सुजाता सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व आईबी प्रमुख टीवी राजेश्वर की बेटी हैं। सुजाता सिंह ने जर्मनी में भारत के राजदूत के तौर पर साल 2012 से 2013 तक और ऑस्ट्रेलिया में साल 2007 से 2012 तक उच्चायुक्त के रूप में काम किया है। दिल्ली की ऊंची इमारतों में आग से निपटने के नाकाफी इंतजामों की पोल एक बार फिर से खुल गई है। दरअसल बीती रात दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में पंजाब एंड सिंध बैंक की इमारत में आग लग गई। आग चौथी मंजिल से शुरू हुई और देखते ही देखते 8वीं मंजिल तक पहुंच गई। आग की खबर मिलते ही मौके पर दमकल करीब 30 गाड़ियां पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि 8 मंजिली इमारत में बैंक के दफ्तर ग्राउंड फ्लोर पर था, जिससे बैंक में रखा कैश और लॉकर्स आग की चपेट में आने से बच गए और आग जिस वक्त लगी उस वक्त ज्यादातर इमारत खाली हो चुकी थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। मुंबई के खादपुर इलाके में एक बियर बार में 2 गुटों के बीच झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। यह वाकया खादपुर इलाके में शारदा बियर बार में उस वक्त पेश आया जब 2 गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी जल्द ही मारपीट में तब्दील हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि गोलीबारी की नौबत तक आ गई। दोनों गुटों में कई राउंड गोलियां चली, जिससे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मृतक के 3 साथी इस गोलीबारी में जख्मी हो गए। फिलहाल मुंबई पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं घायलों के इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शख्स की बुधवार को सरेआम हत्या कर दी गई। कत्ल की वारदात एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के महज 3 दिन बाद ही सामने आई है। नोएडा के रहने वाले 52 साल के पालेराम चौहान उत्तर प्रदेश में रेत माफियाओं के खिलाफ मुखर आवाज माने जाते थे। पालेराम नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में यमुना और हिंडा नदी के किनारे हो रहे अवैध रेत खनन का लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे नोएडा में उनके सरेआम हत्या कर दी गई। पालेराम की हत्या के पीछे नोएडा में सक्रिय रेत माफियाओं की साजिश मानी जा रही है। नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन भी माफियाओं और सियासी नेताओं की साठगांठ का नतीजा माना जा रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महानगरों की एकाकी जीवन का असलियत एक बार फिर सामने आया है। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक बुजुर्ग मां अपने बेटे की लाश के साथ 3 दिनों तक रही, लेकिन मौत की इस खबर से पूरे 3 दिन तक तमाम पड़ोसी अनजान रहे। मौत की इस खबर से पड़ोसी तब वाकिफ हुए जब लाश की बदबू से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया। लोग ये जानने की कोशिश में जुटे कि बदबू कहां से आ रही है। तब जाकर ये मालूम हुआ कि पड़ोस के घर में एक शख्स की मौत हो चुकी है। मृतक घर में 87 साल की अपनी मां के साथ रहता था। 57 साल का मृतक बेरोजगार और तलाकशुदा था। वाराणसी में एक तांत्रिक ने तंत्र साधना के नाम पर लूट ली एक लड़की की अस्मत। पीड़ित फैशन डिजाइनिंग की छात्रा है और बलात्कार का आरोपी है एक तांत्रिक। बाबा दुलार नाम का ये तांत्रिक पिछले 1.5 सालों से लड़की को बंधक बनाकर बलात्कार कर रहा था। इस दौरान ये ढोंगी बाबा लड़की को एक बच्चे की मां भी बना चुका है, लेकिन पीड़िता ने जैसे तैसे अपने उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। तब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये हवस का पुजारी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की तबीयत खराब होने के बाद उसके मामा ने पहली बार आज से 1.5 साल पहले ढोंगी बाबा के यहाँ हाजिरी लगाई थी। तभी से ये शैतान छात्रा के नशीली दवा खिलाकर अपनी हवस का शिकार बना रहा था। पानी से लबालब भरे इस रास्ते को पार करने का फैसला 2 बाइक सवारों को कितना भारी पड़ा, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। बाइक पर सवार इन 2 लड़कों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उनका यह कदम उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। सड़क के ऊपर बह रहे बाढ़ के सैलाब से बेपरवाह अभी दोनों बाइक सवारों ने थोड़ा सा सफर ही तय किया था कि बाइक बेकाबू होने लगी और दोनों लड़के नदी के तेज बहाव में फंस गए। बहाव इतना तेज था कि दोनों लड़कों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बाइक तो पूरी तरह से नदी में समा गई, लेकिन गनीमत रही कि गाँव वालों की मदद से दोनों बाइक सवारों की जान बच गई।